मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.3 के बाद अब हम सबसे पहले 10.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है आपने अपनी फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ा होगा। इसका दूसरा नाम हम रखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि सदिश गुणन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो सदिशों के बीच में क्रॉस के निशान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा कैसे इसका क्या होगा सब कुछ। इसमें अगर दो वेक्टर हैं आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका जो सदिश गुणनफल होता है इसको हम दोनों सदिशों के बीच क्रॉस लगा करके प्रदर्शित करते हैं। ये मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरे पास एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का ऐसा जो कोण है वो हमने कितना मान लिया, थीटा। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए दोनों सदिशों के बीच में हम क्रॉस का साइन यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का? देखिए, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला हुआ करता है। इसमें जो सिंबल्स आ रहे हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। इसको तो बेटा शायद आप सभी लोग पहचानते ही होंगे। इसको, ये वेक्टर बी का मापांक है और ये है वेक्टर ए का मापांक। वेक्टर ए का मापांक और ये है वेक्टर बी का मापांक। ठीक, यहां पर थीटा जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है, अभी मैंने फिगर में भी आपको बताया। वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है ये। ठीक है, यहां पर एक और सिंबल हम यूज कर रहे हैं, एन कैप। ये एन कैप क्या चीज है? एन कैप है सदिश ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है। वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत मीन्स जो आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इन दोनों के मिलाने से एक तल बनेगा, एक प्लेन, दोनों एक प्लेन में होंगे। उस प्लेन के लंबवत वेक्टर है ये और इकाई सदिश है उसकी दिशा में। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत मात्रक सदिश, और मात्रक को आप क्या बोल सकते हैं? मात्रक को आप बोल सकते हैं एकांक सदिश। फिगर में इसको कैसे शो करेंगे देखो, तो वेक्टर ए और बी जिस तल में है, जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो दोनों एक प्लेन में है, इनके लंबवत सदिश कौन सा होगा? जो ऐसा बनेगा लंबवत। तो आप चाहें तो इसको ऐसा शो कर सकते हैं, ऐसे इस दिशा में, और इस दिशा में ये पूरा एन कैप नहीं है, एकांक सदिश। इस दिशा का जो इकाई सदिश है उसको हम बोल रहे हैं एन कैप। ठीक है, तो इस तरह से ये एन कैप वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके लंबवत होगा। तो ये इनके सिंबल के मीनिंग है। अब ए क्रॉस बी एक किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी, फिर तो वो दिशा क्या होगी? उसके लिए हम बहुत, आपको पहले भी बताया जा चुका है, उसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं
राइट हैंड कर्ल रूल। उसमें हमारे कौन से हाथ का इस्तेमाल होना है? राइट हैंड का इस्तेमाल होना है। और कर्ल रूल कैसे यूज करते हैं? तो आंसर है, अगर आपको ए क्रॉस बी की दिशा बतानी है, देखो एक चीज तो पहले हमेशा समझ लो, ए क्रॉस बी में इधर आप देखो ये भी एक नंबर होगा क्योंकि मापांक है, ये भी एक नंबर होगा और साइन थीटा की वैल्यू भी तो एक नंबर आएगी। तो ये तो तीनों नंबर हो गए। तो ए क्रॉस बी की दिशा किस पर निर्भर करेगी? एन कैप की दिशा पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन एन कैप की होगी वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी। और एन कैप की दिशा क्या होती है? अभी आपको लिखा कि एन कैप ए व बी के तल के लंबवत होता है। तो अगर एन कैप ए व बी के तल के लंबवत होता है तो ए क्रॉस बी भी ए व बी के तल के लंबवत होगा। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है, ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है। इसकी दिशा सदैव वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत, वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत अर्थात एन कैप, लंबवत एन कैप की दिशा में होती है। तो एक चीज ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है और अगर सदिश राशि तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी दिशा सदैव वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत यानी कि एन कैप की दिशा में होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, ये तो हो गई। हाँ ठीक। अब जैसे यहां पर एक बात आ रही है ए क्रॉस बी की लंबवत, तो ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर आपके कोई भी हैं, जैसे ये दो वेक्टर हैं आपके ऐसे, अब अगर ये दो वेक्टर हैं तो इनके तल के लंबवत, इनका ये एक प्लेन बनता है, इनके तल के लंबवत ऐसा भी हो सकता है और तल के लंबवत ऐसा भी तो हो सकता है। तल के लंबवत यही तो है नहीं, केवल तल के लंबवत तो ऐसा भी हो सकता है। तो किस दिशा में होगा? उसके लिए मैंने आपको बताया कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, राइट हैंड कर्ल रूल। तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा राइट हैंड कर्ल रूल से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? बड़ा सिंपल है। जैसे ये वाला आपका ए है और ये वाला बी है, इसमें कुछ नहीं लिखा, ये बी है और जिसमें लिखा है वो ए है, और ऐसे दो वेक्टर बने हुए हैं इस तरह से, ये ए और ये बी। आपको कैसे डायरेक्शन पता लगानी है कि ए क्रॉस बी की दिशा लंबवत होगी, लेकिन वो लंबवत ऊपर की तरफ ऐसे लंबवत होगा या वो लंबवत नीचे की तरफ होगा, ये पता लगाने के लिए हम देखेंगे कि हमको दिशा किसकी चाहिए, ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी में जो वेक्टर पहले लिखा होगा उसकी तरफ आप अपना हाथ ऐसे कर देंगे और जो बाद में लिखा होगा उसकी तरफ उंगलियां मोड़ देंगे। ऐसा करने के बाद अंगूठे को देखिए कि वो किस तरफ है, जिस तरफ वो अंगूठा होगा वही दिशा एन कैप की दिशा होगी, और वो दिशा एन कैप की दिशा है और जो दिशा एन कैप की दिशा है वही ए क्रॉस बी की दिशा है। तो इसके मुताबिक ये क्या है, ए, और ये कौन है, बी। अगर ये पता लगाने कि यहाँ पर ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, तो हमने पहले अपनी उंगलियों को या पूरी हथेली पाम को हमने ए की तरफ कर दिया, फिर बी की तरफ उंगलियों को मोड़ देंगे, तो ऐसा मोड़ देंगे। अंगूठा किस तरफ आपको दिखाता है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब है यहाँ पर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ए व बी के तल के लंबवत ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। और यही अगर हम बी क्रॉस ए कर दें, बी क्रॉस ए, तो ए ये वाला है
बी ये वाला है, तो अगर मैं बी क्रॉस ए की दिशा पूछूंगा फिर आपको क्या बताना है? सबसे पहले क्या करना है आपको? बी की तरफ अपने हाथ को ऐसा करना है और ए की दिशा में उंगलियों को मोड़ दीजिए। अंगूठा किस तरफ इशारा करता है? नीचे की ओर, इसलिए बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? हाँ, बी और ए के लंबवत होगी तल के, लेकिन नीचे की ओर। तो देखो, ए क्रॉस बी की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर, बी क्रॉस ए की दिशा तल के लंबवत, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ। ये वहां पर बने वेक्टर के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो गया, ये उससे रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ बातें हो गई। अब आप इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए बुक में कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उन ऑब्जर्वेशंस पर जरा एक नजर कर लेते हैं हम लोग। क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं देखें। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी एक सदिश राशि है, ठीक है, और उसकी दिशा भी अब तो डिस्कस कर ली हमने। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग कर चुके। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखिए, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ए क्रॉस बी के जीरो होने के बारे में बात की है। चलिए खैर मैं ऐसे बताता हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर जीरो है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर जीरो है तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। कौन सी दो कंडीशन हो सकती हैं? फर्स्ट, पहली कंडीशन तो हम ये बोल सकते हैं कि या तो वेक्टर ए वेक्टर जीरो होगा, या वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर जीरो के बराबर होगा। या तो वेक्टर ए जीरो होगा या वेक्टर बी जीरो होगा। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो फिर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह जैसे ही जीरो आप लिखोगे तो ये साइन जीरो बन जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरे को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो ए क्रॉस बी अगर 0 है तो उसके लिए दो शर्तें, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। और अगर ए और बी में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है तो फिर श्योरली थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब या तो दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और या तो फिर वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी ऐसा होगा विपरीत दिशा में। यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री, और यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो ये ए क्रॉस बी का 0 होने के लिए शर्त है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो इसमें देख रहे हैं कि अगर दोनों सदिशों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो फिर क्या होगा? ये हमने किसकी बात की कि अगर दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, उनके बीच का कोण 0 डिग्री है, या उनके बीच का कोण 180 डिग्री है, दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं। इन दोनों ही हालातों में ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। और यदि थीटा की वैल्यू π/2 है तब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी साइन π/2 लिखोगे इसकी जगह पर, साइन π/2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू आपके पास क्या बचेगी? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू n कैप। तब ये वैल्यू बचेगी ए क्रॉस बी की, ठीक है। और अगर हम इसका मापांक ले लेंगे, परिमाण, तो परिमाण ले लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। देखो हमने दोनों साइड का क्या लिया है? मापांक। इसका मापांक लगाया, इसमें ऑलरेडी मापांक लगा हुआ है तो ये वैल्यू कैसी होगी? प्लस। और इसमें जब एक और मापांक लगाओगे तो वो भी कैसा ही आएगा? प्लस।
तो ये भी प्लस होगा। इसमें मापांक नहीं लगा है तो इसमें आप मापांक यूज कर सकते हैं। एन कैप क्या होता है? इकाई सदिश। इकाई सदिश का मापांक क्या होगा? 1। इसलिए मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री है, दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री है, मतलब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे परस्पर लंबवत हैं तो उस सिचुएशन पे ए क्रॉस बी का मापांक वेक्टर ए के मापांक और वेक्टर बी के मापांक के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। और वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो वो आएगी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू एन कैप के बराबर आएगी। ठीक है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन मिला हमको। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में जो हमारे लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं, आपको याद है लंब कोणीय एकांक सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है। तो चलिए हम भी बता देते हैं आपको। ये ऐसे इधर हमने x मान लिया, इधर y और इधर z, ये मूल बिंदु है। अब आप ये भी जानते हो कि x अक्ष की तरफ इकाई सदिश i कैप, y अक्ष की तरफ इकाई सदिश j कैप और z अक्ष की तरफ इकाई सदिश, और इन तीनों निर्देशांक अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, ये भी 90 और इधर का भी ये एंगल 90 डिग्री। ठीक, एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी कि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे और के बीच एंगल 90 डिग्री, के और आई के बीच भी एंगल 90 डिग्री। अब अगर हमको इनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो वो कितनी आएगी, इसको ध्यान से देखिए आप। अगर हम कर देते हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई और जे के बीच का कोण कितना है, यानी कि आई और जे परस्पर कैसे हैं, और जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? पहले का मापांक गुणे दूसरे का मापांक गुणे एन कैप। ठीक है, तो आई क्रॉस जे पहले का मापांक गुणे दूसरे का मापांक, क्योंकि दोनों परस्पर कैसे हैं, लंबवत, तो ये रूल लगेगा। इनटू क्या लिखना पड़ेगा हमको, एन कैप। एन कैप क्या चीज है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल के लंबवत इकाई सदिश। ध्यान से सुनना, एन कैप क्या चीज है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल के लंबवत इकाई सदिश। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? वेक्टर आई और वेक्टर जे के तल के लंबवत इकाई सदिश। वेक्टर आई और वेक्टर जे के तल के लंबवत इकाई सदिश कौन है? के कैप। देख रहे हैं? तो यहां पर फिर हमको क्या लिख देना चाहिए? के कैप लिख देना चाहिए। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? आई और जे के तल के लंबवत कौन है? के कैप। आई और के तल के लंबवत कौन है? जे कैप। जे और के तल के लंबवत कौन है? क्योंकि तीनों परस्पर लंबवत है। तो अब बात यहां पर थी कि आई और जे के तल के लंबवत सदिश लिखना था, तो आई और जे के तल के लंबवत सदिश हमने क्या लिखा? के कैप। और डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, आई से जे की तरफ करिए ऐसे कर्ण, बाहर की तरफ आया और ये के बाहर की तरफ बना हुआ है तो के लिखेंगे। अगर अंदर की तरफ आता तो क्या लिखना पड़ता मुझे? माइनस के लिखना पड़ता। नहीं समझ आई? फिर से एक चीज देखो जरा, देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ऐसे। ठीक है, इधर की तरफ आई कैप, इधर की तरफ जे कैप और ऐसा बाहर की तरफ कौन है? के कैप है। तो क्या करना है हमको? पहले आई की तरफ हाथ को रखना है, फिर जे की तरफ मोड़ देना है। आई की तरफ हमने हाथ रखा और जे की तरफ मोड़ दिया। अंगूठा किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ कौन इकाई सदिश है? के कैप।
इसलिए के कैप लिख दिया। जिस वक्त ये अंदर की तरफ जाने लगेगा तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के कैप लिखना पड़ेगा फिर उस समय। अब आई कैप का मापांक बताओ। आई कैप इकाई सदिश है, मापांक 1 होगा। जे कैप इकाई सदिश है, मापांक 1 होगा। तो ये भी 1, ये भी 1, 1 गुणे 1 क्या बना 1, 1 का गुणा के कैप से कर दिया हमने। इस तरह से आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या मिली, के कैप। कुछ बात समझ आई आपको। ऐसे ही अगर हम जे क्रॉस के निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको, जे क्रॉस के आप अगर निकालेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा, आई कैप मिल जाएगा। कैसे, फिर से वही फिगर में देखो, जे का मापांक, के का मापांक और जे और के लंबवत इकाई सदिश। हाँ फिर से देखिए, ये आई, ये जे और ये के है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जे की तरफ पूरा हाथ करिए, के की तरफ मोड़िए। देखो जे किस तरफ है, ऊपर की तरफ और के बाहर की तरफ। ऐसे जे की तरफ हाथ किया, के की तरफ मोड़ दिया। अंगूठे ने किस तरफ इशारा किया, आई की तरफ। तो इसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी, आई कैप आ जाएगी। आप सोचेंगे ये कहाँ गया, तो इनके मापांक तो वैसे भी 1 हो जाने, नहीं लिखा हमने। इसी तरह से बेटा के क्रॉस आई निकालोगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे कैप। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप, जे क्रॉस के की वैल्यू आई कैप और के क्रॉस आई की वैल्यू जे कैप। इसको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, आप ऐसा एक सर्कल बना लो। इस सर्कल में यहां पर आप आई कैप लिख लो, यहां पर आप जे कैप लिख लो और कहीं बीच में आप के कैप लिख लो, ठीक। और ऐसा घूमिए, ऐसा। तो जब आई क्रॉस जे बताया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, के कैप। जे क्रॉस के की वैल्यू पूछी जाए तो आई कैप, के क्रॉस आई की वैल्यू पूछी जाए जे कैप। तो ये एक सर्कल बड़ा आसान हो गया अब हमारे लिए, हमारा बहुत हेल्प करेगा हमारी। कैसे, फिर से सुनिए। अगर कोई आपको कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे पूछता है तो के कैप, जे क्रॉस के पूछता है तो पीछे नहीं जाना और आगे ही जाना है आपको। के क्रॉस आई पूछा गया तो ऐसे आगे जाके देखो कौन मिला, जे। तो के क्रॉस आई की वैल्यू क्या मिली, जे कैप। इस तरीके से बता देना है आपको। इसी में अगर हम थोड़ा उल्टा कर दें, जैसे आई क्रॉस जे की वैल्यू के है, अगर हम जे क्रॉस आई कर दें तो आप देखेंगे वो आपको माइनस के कैप मिल जाएगा। जे क्रॉस के की वैल्यू आई है, अगर हम के क्रॉस जे कर दें, के क्रॉस जे कर दें तो वो माइनस आई कैप आ जाएगा। के क्रॉस आई की वैल्यू जे है, अगर हम आई क्रॉस के कर दें तो माइनस जे कैप आ जाएगा। और आप इनमें से किसी भी को देखो आपको डायरेक्शन मिलेगी। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड है, ठीक है। अब पहला देखो, जे क्रॉस आई, जे वाई की तरफ होता है, आई एक्स की तरफ होता है। तो पहले कौन आ रहा है इसमें, जे। जे की तरफ हाथ ऐसे कर दिया हमने, और मोड़ना किस तरफ है, आई की तरफ ऐसा मोड़ दिया। अंगूठा किस तरफ इशारा करता है, हाँ अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ कौन सी एक्सिस है, के है या माइनस के, माइनस के। तो उसकी वैल्यू माइनस के आ रही है, ठीक है। आप किसी को भी इसमें से चेक करो, सबको ऐसे ही मिलेगा। तो इसका भी हमने रूल बना दिया कि अगर इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो के क्रॉस आई की वैल्यू जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू के और जे क्रॉस के की वैल्यू आई। अब हमने बोला अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव करना पड़ेगा आपको। क्लॉकवाइज मतलब आई क्रॉस के, देखो ऐसा चलने लगे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो आई जे के तो प्लस, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो फिर उस समय उनकी वैल्यूज कितनी आने लगेंगी, कैसी, माइनस में आना स्टार्ट हो जाएंगी।
तो ये लंब कोणीय एकांक सदिश के बारे में छोटी सी बात है। इसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन नंबर 5, उसमें उन्होंने दोनों सदिशों के बीच के कोण के बारे में बात की है। तो दोनों सदिशों के बीच के कोण के बारे में कैसे, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। ये तो आप नोट कर चुके हैं सारे लोग, तो इसे अब हम हटा देते हैं जरा यहां से। और वो 5 नंबर ऑब्जर्वेशन मैं यहां पर करता हूं। एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, हम दोनों पक्षों का मापांक ले लेते हैं। जरा देखिए, अगर दोनों पक्षों का मापांक लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इनमें मॉड्यूलस ऑलरेडी लगे हुए तो इनकी वैल्यू तो पहले ही कैसी होगी, प्लस। अब एक मॉड्यूलस हम अपना वाला लगाने जाएंगे तो वो भी उसकी वजह से भी क्या होगा, प्लस। तो कोई इसमें फर्क नहीं आएगा, तो इनको आप जैसा का तैसा नोट कर दो। साइन थीटा का मापांक, साइन थीटा का मापांक का मतलब इसकी वैल्यू कैसी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। 0 से 180 के बीच कुछ भी हो सकता है साइन थीटा, और इसका मापांक लगा देंगे। बात समझ में आई? तो अब ये वैल्यू कितनी मिली आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। मॉड ऑफ एन कैप की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि एन कैप एक इकाई सदिश है और इकाई सदिश का मापांक क्या होता है, 1, तो वो 1 हो गई, छोड़ दो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब आगे से ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, क्या पता लगाने के लिए, आंसर है दो सदिशों के बीच का कोण पता लगाने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा, दो सदिशों के बीच का एंगल पता लगाने के लिए मेरे पास एक और भी फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला हमारे पास था, डॉट प्रोडक्ट में हमने बनाया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। और दो सदिशों के बीच का एंगल पता लगाने के लिए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये एक फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहां से हम दो सदिशों के बीच का एंगल पता लगा सकते हैं। इसके बाद जो 6th ऑब्जर्वेशन इसमें दिया गया है, 6th ऑब्जर्वेशन में आपको यह बताया गया है कि जो ए क्रॉस बी होता है, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, ए डॉट बी जो होता था वो बी डॉट ए के बराबर होता है, मतलब वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो हम यहां लिख सकते हैं सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। नहीं करता है का मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं आएगी। तो कितनी आएगी, तो आंसर है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल आएगी। ठीक है, और इसके हमारे पास प्रूफ भी है, आप देखिए आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आई है, के कैप, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के कैप। तो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई
आए तो दोनों के कैप के बराबर है, लेकिन एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, इसलिए ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा। ए क्रॉस बी की वैल्यू हमेशा बी क्रॉस ए के नेगेटिव के बराबर आएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन सेवेंथ नंबर पे। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, इसमें यही ऑब्जर्वेशन सेवेंथ नंबर पे वो दे रहे हैं। एट्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हमको किसी त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सिखा रहे हैं, तो आप इन्हें नोट कर ले पहले, इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ध्यान से देखें। यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। देखो, अगर किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा 1/2 मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये कैसे, तो इसको ध्यान से देखिए। ये हमने एक त्रिभुज बनाया और ये इसका नाम ए रख दिया, ए बी सी। अब क्या बताया गया कि यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इसकी तीन भुजाएं हैं, कोई दो भुजाएं लीजिए और वो भी संलग्न भुजाएं। एक ये भुजा ले लेते हैं, इसका सदिश हम मान लेते हैं वेक्टर ए है, और एक ये वाली भुजा ले लेते हैं, इसका सदिश हमने मान लिया वेक्टर बी है। याद रहे कि दोनों वेक्टर की टेल एक ही जगह पर आनी चाहिए। पहला वेक्टर अगर ए बी ले रहे हैं तो दूसरा वेक्टर ए सी ही लेंगे, दोनों ए से स्टार्ट होने चाहिए। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए 1/2 मॉड्यूलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर पहला वेक्टर ए से शुरू हुआ है तो दूसरा भी ए से ही स्टार्ट होना चाहिए। इसको तभी लिखा गया है कि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है। संलग्न भुजाएं आपको लेनी है, ध्यान से देखिए। अगर आप ए बी ले रहे हो तो दूसरा वेक्टर कौन सा लेोगे, ए सी। अगर आप बी सी ले रहे हो तो दूसरा वेक्टर, अगर आप बी ए ले रहे हो तो दूसरा वेक्टर बी सी। अगर आप सी बी ले रहे हो तो दूसरा वेक्टर सी ए। दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होने चाहिए, ये आपको बहुत याद रखना है। ठीक है, अब ये हमने ऐसा बना लिया। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहां से हम एक लंब डाल देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, ठीक, और दोनों सदिशों के बीच का कोण हमने मान लिया थीटा है। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया ना आपको, ये कहां से आ गया, 2 मिनट जरा इसको देख लीजिए। ये सी से हमने एक लंब डाल दिया इस पे 90 डिग्री। ये त्रिभुज की क्या होगी, हाइट, ऊंचाई होगी। अच्छा, दोनों सदिशों के बीच का कोण हमने कितना मान लिया, थीटा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं इस त्रिभुज में साइन थीटा लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। त्रिभुज ए डी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना, सी डी, कर्ण कितना, ए सी, सी डी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा बराबर सी डी की जगह पर क्या लेंगे, एच, ए सी की जगह पर, गलत, वेक्टर बी नहीं लेना। साइन थीटा सदिश राशि है कि अदिश राशि है, बताओ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक,
दिस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किस टाइप की क्वांटिटीज हैं, सदिश हैं कि अदिश हैं? अरे कभी इनकी दिशा आपने आज तक देखी नहीं देखी, तो फिर कैसी राशि है? अदिश। बड़ा सिंपल है। तो इनके फॉर्मूले बनाते वक्त भी हमको कैसी क्वांटिटीज यूज करनी है? अदिश। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सब के लिए सदिश राशियों के क्या यूज किए जाते हैं? मापांक। याद कर लो आगे से हमेशा के लिए। आप क्या याद रखोगे कि जब भी किसी वेक्टर का कोई ट्रायंगल बना होगा उसमें हम कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तो उसमें लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, जो भी सूत्र लगेगा उन सब में हम वेक्टर यूज नहीं करेंगे। उन वेक्टर्स के क्या प्रयोग करेंगे? मापांक प्रयोग करेंगे। तो ये H और अब हमको AC लेना है, तो AC का वेक्टर B नहीं लिखना, वेक्टर B का मापांक लिखना है आपको। तो मॉड ऑफ वेक्टर B, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने चलेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल A बराबर, आपने किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम सबके मापांक केवल यूज करेंगे और दिशा अभी नहीं देख रहे हैं। 1/2 आधार, आधार क्या है? AB, और AB का वेक्टर क्या है? वेक्टर A, लेकिन हमको क्या लेना है? इसका मापांक लेना है, वेक्टर A। ऊंचाई, आप चाहें तो एक बार पहले हम ऐसा लिख देते हैं, आधार की जगह पर AB, ऊंचाई की जगह पर CD। 1/2 AB की वैल्यू क्या है? वेक्टर A, पर हमको मापांक यूज करना है, मॉड ऑफ वेक्टर A। CD मतलब H मतलब वेक्टर B साइन थीटा, तो वेक्टर B, सॉरी, मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा गौर करिए, मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू है? भूल गए आप? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू होती है मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर दोनों पक्षों का मापांक ले लें हम, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा, क्योंकि इसका मापांक 1 हो जाता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा, इसको हटा के इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/2 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, दिस इज 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। और आप देखें त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है। कुछ बात समझ में आई आपको? तो हम वेक्टर हैं, लेकिन साइन, कॉस, टैन ये सब लगाते वक्त और एरिया के लिए हम हर जगह पर क्या यूज करेंगे? मापांक। डायरेक्शन एरिया एक सदिश राशि है, तो डायरेक्शन हम बाद में देख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मुझे इसके क्षेत्रफल की दिशा पूछेगा तो बड़ा आसान है, A क्रॉस B आया ना, इसमें A की तरफ को हाथ करिए, B की तरफ मोड़ दीजिए, तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे डायरेक्शन एरिया वेक्टर की आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्षेत्रफल हमने किसका निकाल लिया? त्रिभुज का। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या याद रखना है आपको कि अगर किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के सदिश वेक्टर A और वेक्टर B है तो उस वक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये फॉर्मूला लगेगा इसका। ध्यान आपको इतना रखना है कि जब A से एक वेक्टर स्टार्ट होगा AB, तो दूसरा वेक्टर भी A से ही स्टार्ट होकर लिया जाएगा AC। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। समझ आया सभी को? नहीं आया? नहीं आ पाया समझ में? आ गया? अच्छा, इसी में हम एक समांतर चतुर्भुज के नियम का रूल भी आता है।
समांतर चतुर्भुज का नियम आप, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप थोड़ा ध्यान से देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। थोड़ा गौर से देखिएगा, हम फिर से वही त्रिभुज बनाते हैं। यहां पर ए है, ये बी है और ये सी है। ये है वेक्टर ए और ये क्या है, वेक्टर बी। और इतनी सी जगह का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। याद आया आपको? आप थोड़ा गौर करिए। इस बिंदु से इसके समांतर हम एक रेखा खींचना चाहते हैं, तो इस बिंदु से इसके समांतर हमने एक लाइन खींच दी। फिर इस बिंदु से इसके समांतर लाइन बनाना चाहते हैं, ऐसे एक लाइन देखो बना दी हमने, ऐसे। ये दोनों ने यहां पर काटा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हैं? इसकी, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया? ए बी सी और इसका नाम क्या रख दो, डी। तो अगर ए सी की वैल्यू वेक्टर बी है तो बी डी की वैल्यू कितनी होगी? क्यों बताइए भाई? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है, समांतर भी होती हैं। इसलिए अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर बी। अच्छा, अगर वेक्टर ए बी की वैल्यू वेक्टर ए के बराबर है तो सी डी भी कितना होगा, वेक्टर ए के बराबर होगा। अब ध्यान से देखना, ये त्रिभुज केवल देखिए, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं में से एक वेक्टर ए थी, एक वेक्टर बी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसको छोड़ दो, इसको देखो, इसकी भी तो दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, इसका भी क्षेत्रफल आना चाहिए 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, दोनों के जोड़ के बराबर। तो दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आना चाहिए 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दोनों हाफ हाफ हैं, जुड़ करके क्या बन जाएंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। बात समझ में नहीं आई आपको? नहीं आई? आ गई? आपको नहीं आया ये मुझे पता है, अगर आ गया तो बताएं। क्षेत्रफल तो तब निकालते थे जब दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं। इसके दो वेक्टर एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? इसके तो जाके एक जगह पर मिल रहे हैं, स्टार्ट तो नहीं हो रहे ना। तो कैसे समझ आ गया फिर आपको? झूठ बोल देते हैं आप लोग। हाँ, कहां से सीख गए झूठ बोलना सभी? झूठ मत बोलिए। सोचिए कि क्या ऐसा नक्शा है वहां पर? ऐसा नक्शा नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। देखिए बेटा, इधर की तरफ कौन है, ऐसा कौन है, वेक्टर ए। तो ऐसा अगर बनाते तो क्या होता, वेरी गुड, माइनस वेक्टर ए। इधर की तरफ कौन है, वेक्टर बी। अगर हम ऐसा बनाते तो अब तो नक्शा आ जाएगा। तो इनसे निकालो क्षेत्रफल, क्या मिलेगा, 1/2 मॉड ऑफ माइनस वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर बी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा क्या? तो दिशा अलग थी, लेकिन अगर ऐसे भी करोगे आएगा क्षेत्रफल उसका उतना ही। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर किसी त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी दी है, तो उसके क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र लगाओगे, 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दी है, तो उसके क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र लगाओगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। उसमें 1/2 नहीं करोगे फिर,
क्योंकि वो एरिया त्रिभुज के क्षेत्रफल से जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप। बेटा देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कुछ उन्होंने प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो इनको जरा हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज जैसे नंबर 1 इन्होंने दिया है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है सदिश गुणन, वो सदिश योग पर वितरित होता है। कैसे, जरा देखें। सदिश गुणन सदिशों के योग पर वितरित होता है। कैसे वितरित होता है, इस तरह से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर कभी ऐसा लिखा है तो आप इसको कैसे प्रोडक्ट करोगे, आप पहले वेक्टर ए का पहले वेक्टर बी से करोगे, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर प्लस लगाना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इस तरह से आप प्रोडक्ट करोगे। इसमें आप गलती से भी अगर ए पहले है बी बाद में, तो पहले ए और बाद में ही बी लिखा जाएगा। आप ऐसा मत कर देना कि ए और बी मल्टीप्लिकेशन में ही तो हैं, लाओ बी क्रॉस ए लिख दें ना। जो पहले है उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। जैसे इसी का एक और मैं करके दिखाता हूं कि अगर ये ऐसे लिखा होता, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, अगर ये ऐसे लिखा होता तो आप क्या लिखते, उस समय आप लिखते वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। मल्टीप्लाई होता, लेकिन जो पहले है वो पहले और जो बाद में है तो फिर वो बाद में ही लिखा जाएगा। प्लस ऐसे सी के साथ करोगे तो ये आएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में है कि अगर इन वेक्टर्स के साथ किसी अचर का गुणा कराया जाए, जैसे लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, ये एक अचर नंबर है, उसका हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल में गुणा कराने जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पहले हम इस अचर नंबर का वेक्टर ए में गुणा करा दें और फिर वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो भी वही वैल्यू आएगी। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। आप वेक्टर ए को अलग कर लो, लैम्डा ये जो अचर नंबर है इसका गुणा वेक्टर बी से करवा दो, और उसके बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो भी सेम वैल्यू आएगी। और अगर आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट करा लिया है, बाद में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी वैल्यू वही आ जाएगी इसकी। ये आपको प्रॉपर्टी ये फैसिलिटेट करती है कि आप ऐसे कर सकते हो, जहां लैम्डा एक अचर नंबर है। फिर से इस प्रॉपर्टी को देखो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल में लैम्डा से मल्टीप्लाई करवाया, सेम वैल्यू आपको मिलेगी। कब, अगर आप पहले यहां पर क्या किया, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, इसके बाद लैम्डा से मल्टीप्लाई किया ना। अगर आप पहले लैम्डा को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करा लो और उसके बाद बी से क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, सेम वैल्यू आएगी। या लैम्डा को पहले बी से मल्टीप्लाई करा लो और उसके बाद ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तब भी सेम वैल्यू आएगी, उसके मान बदलेंगे नहीं। ये इस तरीके से आपको सुविधा देता है। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 10.4 का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो मैं और आपको बताना चाहता हूँ। क्या चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर बार बार एक चीज़ आ रही है, क्रॉस प्रोडक्ट। दो सदिश अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं, घटक रूप में अगर दिए गए हैं, तो उनका सदिश गुणनफल कैसे निकालोगे। जैसे अदिश गुणनफल कैसे निकालते थे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से गुणा करते थे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, इसका एक एग्जांपल हम बताना चाहते हैं आपको, वो आप थोड़ा सा देख लें जरा। इसके लिए कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल 22 ले लेते हैं इसका हम। एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22 पर बेटा दिया है वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप
प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू पता लगाओ। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान बताओ। ठीक है, इस तरह से ए और बी के बारे में उन्होंने हमको दिया और इसके बारे में हमसे पूछा गया। सबसे पहले तो हमको ए क्रॉस बी ही निकालना पड़ेगा ना। सबसे पहले मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा। तो वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। क्रॉस का साइन लगाया, वेक्टर बी लिखना है, ये है वेक्टर बी, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इनको मल्टीप्लाई करवाओ। अभी अभी आपने देखा भी है कि i क्रॉस j की वैल्यू k होती है, j क्रॉस k की वैल्यू i होती है और k क्रॉस i की वैल्यू j होती है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि i क्रॉस a, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k की वैल्यू क्या होती है। थोड़ा गौर करिए, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k क्रॉस k, इनकी वैल्यूज क्या होंगी इसको शायद हमने नहीं देखा अभी। एक नजर देख लेते हैं जरा। a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू n कैप n कैप। यहां i और i का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो i और i के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। i अगर इस तरफ है तो इसकी कॉपी i, इसकी कॉपी जो दूसरा i होगा वो भी तो इसी तरफ होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, तो i और i समांतर हैं, j और j समांतर हैं, k और k समांतर है। जब i और i दोनों समांतर होंगे तो उनके बीच का कोण कितना होगा, और साइन 0 लिखते ही ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसी तरह से इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। तो अगर i का i से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0, j का j से क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो 0, k का k से क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो भी 0 ही आएगा। अब एक बात हमने ये याद कर ली बढ़िया, कि अगर किसी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर हम इसको इससे गुणा करने जाएंगे तो i वाले को i वाले से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। i वाले को j वाले से करेंगे तो भी 0, सॉरी, तब i क्रॉस j बनेगा और i क्रॉस j की वैल्यू कितनी आएगी, अभी आपने देखा है k आई थी, ऐसे ही i क्रॉस k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -j। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड और है, शायद आपने फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, सारणिक बना के सॉल्व करते थे डिटरमिनेंट मेथड से। डायरेक्ट भी हमारे पास तरीका है, देखो मैं आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करके दिखाता हूं, गौर करिए सभी लोग। पहले इसको लीजिए, सब में गुणा करिए, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6, और i क्रॉस i, देख रहे हो, 2 को 3 से किया 6, i को i से किया i क्रॉस i। अब इसको इससे करो तो प्लस, 2 को 5 से करेंगे 10, i क्रॉस j, i क्रॉस j। फिर आगे चले तो 2 को -2 से करिए -4, और i को k से करिए i क्रॉस k। इसका सब में हो गया। अब इसकी बात करिए, 1 कोफिशिएंट है, 1 का 3 से करो 3, j क्रॉस i, j क्रॉस i। फिर 1 को इससे करो 5 से, 5 j क्रॉस j, j क्रॉस j। फिर इस j को इससे करो तो -2 j क्रॉस k, j का हो गया। अब k वाली की बारी है, तो 3k को 3i से करना है, 9k क्रॉस i। अब इसको इससे करना है तो 3 5 15,
के क्रॉस जे, 3 को -2 से करना है -6 के क्रॉस के। क्या ये मल्टीप्लिकेशन अभी समझ आया आपको? अब इनकी वैल्यू लिखो, i क्रॉस i 0 हो जाएगा, j क्रॉस j 0 हो जाएगा, k क्रॉस k भी 0 हो जाएगा। ये तो 3 टर्म 0 हो गए। i क्रॉस j की वैल्यू बताओ, i क्रॉस j -k, k कैप केवल, तो 10 का गुणा k कैप से करेंगे, 10 k कैप। i क्रॉस k की वैल्यू, i क्रॉस k -j को -4 से करोगे, +4j कैप। j क्रॉस i की वैल्यू -k कैप, -k कैप को 3 से मल्टीप्लाई करिए, -3k कैप, ये 0 हो चुका। j क्रॉस k की वैल्यू i कैप, i कैप को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2i कैप। k क्रॉस i की वैल्यू, k क्रॉस i -j कैप, -j कैप को 9 से करेंगे, -9j कैप। k क्रॉस j की वैल्यू -i कैप, -i कैप को 15 से करेंगे, -15i कैप। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, -2i कैप, -15i कैप, -17i कैप, 4j कैप और -9j कैप, -5j कैप, 10k कैप, -3k कैप, +7k कैप। आ गया ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट भी आ सकता है, और इसका हमारे पास एक डिटरमिनेंट मेथड भी है, सारणिक विधि भी है, उससे भी आप कर सकते हो। कैसे सारणिक विधि लगेगी, थोड़ा ध्यान दीजिए जरा। यहां पर हम आपको करके दिखाते हैं इसका दूसरा मेथड। आप गौर करिए, ए क्रॉस बी आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपने एक सारणी बनानी है, एक डिटरमिनेंट बनानी है सारणिक। उस सारणिक में सबसे ऊपर i कैप, j कैप और k कैप लिखने हैं, i कैप, j कैप और k कैप। सारणिक की फर्स्ट रो में i कैप, j कैप, k कैप हमेशा लिखना है आपको। उसके बाद किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ए और बी का। तो आप पहले ए के i, j के गुणांक लिखिए। ए के i का गुणांक 2, j का गुणांक 1, k का गुणांक 3। तो i का गुणांक 2, j का गुणांक 1, k का गुणांक 3। ठीक, इसके बाद b वाले के लिखो, तो 3, 5 -2, 3, 5 -2। अब इनको कैसे करना है, बड़ा इजी है, ध्यान से देखो। सबसे पहले i कैप लिखेंगे, फिर -j कैप लिखेंगे, फिर +k कैप लिखेंगे, और इसके साथ कुछ कोएफिशिएंट आएगा। ठीक है, याद रखें, i कैप पॉजिटिव, j कैप नेगेटिव, k कैप पॉजिटिव, हमेशा ये आपको करना है। रूल नहीं ध्यान आ रहा है? आ रहा है। i को प्लस, j को माइनस और k को फिर से प्लस। अब क्या करना है, जब i की वैल्यू निकालोगे तो i की रो और कॉलम दोनों आप कवर कर दोगे, ढक दोगे। जो बचा उसको सॉल्व करिए। सारणिक मेथड याद है आपको, कैसे करते हैं। अब ये 4 नंबर बचे, इसका गुणा पहले इससे करेंगे, तो -2 का गुणा 1 से करेंगे, क्या आया -2। ये माइनस हमने अपने आप से लगाया। अब 5 का गुणा 3 से करेंगे, 15। ठीक है, अब j की बारी आती है, तो दोनों तरफ से j को ढक दीजिए आप। ये 2, 3, 3 -2 बचे, पहले ये वाला गुणा करेंगे, तो -2 को 2 से करना है, -4 माइनस। अब ये वाला गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 -4 और 3 तियां 9। इसका मतलब वहां पर कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? ये वाला k क्रॉस i,
आई जे के, तो के क्रॉस आई जब आएंगे तो प्लस का जे आएगा। सॉरी, ये हमसे गलती हो गई है। के क्रॉस आई की वैल्यू आप सर्कल से देख सकते हैं, यहां आई कैप, यहां जे कैप और यहां के कैप, तो के क्रॉस आई की वैल्यू जे के बराबर आएगी, के क्रॉस आई की वैल्यू जे के बराबर, और 9 और 4 फिर कितने उस समय बनेंगे, 13 जे कैप। ठीक है, तो यहां पर पहुंच गए। अब के की बारी आ गई, देखो दोनों तरफ से के को ढक दीजिए ऐसा। अब 2 1 3 5 बचे, 5 का 2 से गुणा किया 10, माइनस 3 का 1 से किया 3 एकम 3, माइनस 2 माइनस 15 मिल करके माइनस 17 आई कैप, माइनस 4 माइनस 9 मिल करके माइनस 13, और माइनस 13 को माइनस जे से गुणा प्लस 13 जे कैप, 10 में से 3 माइनस हो गए प्लस 7 के कैप। आप शारीरिक विधि से निकालो तो भी वही वैल्यू आएगी, आप डायरेक्ट करो तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा भी पड़ेगा और आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो मुझसे ही गलती हो गई थी अभी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे अभी क्या वैल्यू निकल के आई है, ए क्रॉस बी निकला, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 22 में तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए। अब आप मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। किसी भी सदिश का मॉड्यूलस निकालना तो आपको आता है ना, कैसे, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ये है, इसमें आई कैप का गुणांक क्या है, -17, -17 का स्क्वायर करो, हाँ 289 प्लस 13 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर करिए 49, इसको ऐड कर लीजिए, 9 9 18 9 27, हासिल लगे 2, 8 2 10 6 16 4 20, हासिल लगे 2 2 2 4 और 1 5। तो ए क्रॉस बी का मापांक कितना आ गया, √507। अब ये पहले मुझे बताएं, ए क्रॉस बी निकालने के दोनों मेथड आपको समझ आए कि नहीं आए। ये वाला मेथड तो आप अपनी फिजिक्स में भी पढ़े होंगे जब वेक्टर एनालिसिस किया होगा आपने, और वो वाला मेथड भी डायरेक्ट है, आप कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा लंबा पड़ता है और बीच में आपसे गलती हो जाएगी तो क्वेश्चन को इफेक्ट करेगा वो आंसर को हमारे। शारीरिक मेथड सबसे बेस्ट है, इजी भी है, छोटा भी मेथड है, आप इससे ही अधिकतर करो। तो ये हमने आज क्या किया है, एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, उससे जुड़ी बहुत सारी बातें आगे और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक्सरसाइज सीधे करेंगे चल के। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।